एमपी में एक बार फिर से जोर पकड़ गई विंध्य प्रदेश की मांग। क्या 2023 के पहले विंध्य प्रदेश की यह डिमांड प्रदेश में बड़ा सियासी मुद्दा बनेगी? विंध्य प्रदेश बनाए जाने का समर्थन कर रहे रीवा से बीजेपी विधायक और विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने इसी मकसद से चलाए जा रहे आंदोलन को क्यों गलत दिशा में चल रहा अभियान बताया। बीजेपी सांसद गणेश सिंह के शब्दों में कहें तो क्या वाकई विंध्य प्रदेश की मांग केवल सियासी शिगुफा है या वाकई अलग प्रदेश बन जाने से बदल जाएगी विंध्य की तस्वीर? विधानसभा चुनाव में अभी पूरे 1 साल का वक्त है। क्या यही वजह है कि माहौल यानी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है? राजनीति में टाइमिंग के बहुत मायने होते हैं, तो इस लिहाज से सियासी तौर पर जब विंध्य प्रदेश की मांग ठंडी पड़ी हुई है, ऐसे वक्त में रीवा से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का ये बयान काबिल गौर है, जिसमें वो अलग विंध्य प्रदेश की मांग का समर्थन करते हुए सुनाई देते हैं, लेकिन इसके लिए चलाए जा रहे अभियान पर सवाल भी उठाते हैं। विंध्य प्रदेश बनेगा तो कौन विरोध करेगा उसका? कौन करता है? विंध्य प्रदेश बनने में कोई विरोध थोड़ी करता है, कौन विरोधी हो सकता है? पर सवाल इस बात का है कि विंध्य प्रदेश बनाने की प्रक्रिया कहां से शुरू होनी चाहिए। हम अपने इतिहास को भुला करके वर्तमान ठीक नहीं कर सकते, इतना हमेशा याद रखना। गंगा चैताली को भुला करके विंध्य प्रदेश के किसी आंदोलन की कल्पना हम कर ही नहीं सकते, और हम यही चाहते कि उनका नाम नहीं हो, हमारा नाम हो। उसे जब कभी विंध्य प्रदेश भविष्य में लिखा जाए कि विंध्य प्रदेश को लड़ने वाले कौन लोग थे, उनका नाम पन्ने से हटा दिया जाए, हमारा नाम दर्ज हो जाए कि हम हैं लड़ने वाले, ये शायद ठीक नहीं। दिलचस्प ये कि सतना से बीजेपी के सांसद गणेश सिंह की निगाह में तो अलग विंध्य प्रदेश की मांग ही काल्पनिक है। का जो क्षेत्रफल होता है उसकी भी एक निर्धारित सीमा होती है। कोई 2-3 जिले का, 4 जिले का कोई राज्य बनता है क्या? जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो विषय है, काल्पनिक विषय है, तो उस पर बातचीत क्या किया जाए? असल में मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर लंबे समय से मुहिम चला रहे हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष विंध्य प्रदेश की मांग के समर्थन में होते हुए भी इस आंदोलन के विरोध में है। मुद्दा ये कि एक प्रदेश बनाए जाने की मांग किसी की सियासत चमकाने का हथियार तो नहीं। ये मांग वाकई विंध्य की जरूरत है या सियासी शिगुफा? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव, सतना में शिवेंद्र बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। देश भर में जिस वक्त हिजाब पर बवाल मचा हुआ है, ठीक उसी वक्त एमपी में बीजेपी ने मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने अभियान छेड़ दिया है। क्या है बीजेपी का यह प्लान? इस अभियान को क्या मिल पा रहा है? अल्पसंख्यकों का समर्थन? क्या 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी से छिटका हुआ ये वर्ग पार्टी का मजबूत वोटर बन पाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में हिजाब पर सियासी उबाल आया हुआ है, लेकिन एमपी में बीजेपी मुसलमानों को पार्टी की हमराह बनाने के मकसद से निकल पड़ी है। वैसे तो पार्टी समर्पण निधि अभियान में हर वर्ग का स्वागत है, लेकिन पार्टी की कोशिश कि इस अभियान के जरिए अल्पसंख्यक वर्ग तक पार्टी की पहुंच बनाई जाए, उन्हें बीजेपी के साथ जोड़ा जाए। पार्टी की कोशिशों का असर भी दिख रहा है। भोपाल के ही सलमान अली ने समर्पण निधि के तौर पर 2000 की निधि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को सौंपी है। कई अन्य मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीजेपी को समर्पण निधि के तहत 100 से लेकर 2000 रुपये तक दान दिया है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा समर्पण निधि के इस अभियान को लीड कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, सदस्य है, शुभचिंतक है, शुभेच्छा रखने वाला है, वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी पंथ मजहब का हो, वो हर एक भारतीय जनता पार्टी में अपना समर्पण बतौर राशि कर रहा है, करता आया है, और आज नहीं, आज के पहले भी वर्षों में करता आया है। और अब क्या आर्थिक समर्पण की बात, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर मुस्लिम समाज की महिलाएं हो या पुरुष हो, वो न केवल समर्थन दे रहे हैं बल्कि वोट भी कर रहे हैं। बीजेपी इस अभियान के जरिए अल्पसंख्यक वर्ग तक अपनी पहुंच बना रही है। उधर कांग्रेस का आरोप है
कि समर्पण निधि के बहाने बीजेपी व्यापारी और अन्य वर्ग के लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। स्वेच्छा से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्वेच्छा से जुड़ रहे हैं तो प्रभारी मंत्रियों को जो है, जिले के प्रभारी मंत्रियों को यह दायित्व क्यों दिया गया है कि अफसरों से वसूली हो रही है और अफसर जो है भगे भगे फिर रहे हैं कि साहब तंबू टेंट के 80-80 हजार के बिल आ रहे हैं, हम कहाँ से दें। ये अफसर बोल रहे हैं आप दी रिकॉर्ड कान में, कांप रही हैं उनकी रूहें। ये तो एक वसूली जबराना अभियान चल रहा है। तो जिस अभियान के जरिए बीजेपी प्रदेश भर से समर्पण निधि जुटा रही है और जिसकी जवाबदारी पार्टी ने बड़े नेताओं को भी सौंपी है, 150 करोड़ रुपए लक्ष्य जुटाने के इस अभियान में एक नया टारगेट अब ये भी कि इसमें अल्पसंख्यक वर्ग का भी अंशदान हो, ताकि बीजेपी से छिटके रहे इस वर्ग तक पार्टी की जमीन बनाई जा सके। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एमपी में मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले लाखों हितग्राही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया जताएंगे और कहेंगे थैंक यू पीएम मोदी। शुक्रिया इस बात का कि पीएम आवास योजना की बदौलत उन्हें मिल पाई अपनी छत। शुक्रिया इस बात का कि पीएम स्वनिधि अभियान से मिली आर्थिक मदद की वजह से कोरोना के संकट में भी स्ट्रीट वेंडर के घर चूल्हा जलता रहा। असल में नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को इस तरह के आदेश जारी किए हैं। हालांकि ये पूरी तरह हितग्राही की मर्जी पर होगा, पर विभाग आभार जताने के इच्छुक हितग्राहियों की मदद करेगा। सोशल मीडिया के अलावा पोस्ट कार्ड के जरिए लाभार्थी करेंगे शुक्रिया पीएम मोदी। एमपी में मोदी सरकार की योजनाओं से लाभ पाने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हितग्राही अब पीएम मोदी को शुक्रिया कहेंगे। सोशल मीडिया के साथ पोस्ट कार्ड के जरिए आभार जताएंगे हितग्राही और नगरीय प्रशासन विभाग इसमें उनकी मदद करेगा। हालांकि फिलहाल शुभकामनाएं भी वैकल्पिक हैं, यानी हितग्राही की इच्छा पर। जब कोरोना के गाइडलाइन के तहत और कोरोना के कारण से जिस प्रकार से लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे और जिस प्रकार से व्यापार व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ा था, और ऐसे में पूरे राष्ट्रीय क्षितिज पर, राष्ट्रीय स्तर पर यदि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब फुटपाथ पर बैठने वाले व्यापारी व्यवसायियों के लिए, फिर चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे पानी पतासे बेचने वाला हो, चाहे वो हाथ ठेला चलाने वाला हो, इन सबके लिए जो योजनाएं, दोनों योजनाएं बनी है वास्तव में स्वागत योग्य है। और इस परिपत्र का जो जारी किया गया कि जो हितग्राही है वो हितग्राही माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करे, स्वागत करे। मैं समझता हूँ जितना अभिनंदन और स्वागत और आभार व्यक्त किया जाना चाहिए कम है। उधर इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम आवास और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई योजना के बावजूद हितग्राही परेशान हैं और उन्हें मदद नहीं मिल पा रही। कोरोना काल उसमें जिस तरह की हालत हुई है, उनके काम धंधे आज भी ठप हैं और जो आवासीय योजना है उसमें राशि इतनी कम है कि 5 लाख होना है, हम पहले भी उठाए, मकान बन नहीं रहे, किराए के मकानों में रह रहे, आधा बना के रह गया। ये इस तरह से केवल पब्लिसिटी करना और लोगों को मजबूर करना कि भैया आप आभार व्यक्त करो कि सब ठीक चल रहा है, ये परेशान है, लोग बर्बाद हैं। और ऊपर से समर्पण योजना में पैसे अलग ले रहे हैं लोगों से, उधर भी पैसे लोगे, उधर पूरे पैसे मिले नहीं। ये आखिर बीजेपी चाहे केंद्र में हो चाहे मदद चाहती क्या है? ये केवल प्रोपोगंडा और लोगों से धन्यवाद दिलाने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप हमको धन्यवाद दो और बधाई दो कि हमने सब ठीक कर दिया है। असल में हितग्राहियों के आभार जताने की वजह भी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 111% उपलब्धि अर्जित कर मध्य प्रदेश देश में अव्वल स्थान पर है। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय की इस योजना में मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22 के लिए 4,05,000 स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाने का टारगेट रखा गया था, लेकिन 4 लाख से ज्यादा हितग्राहियों तक मदद पहुंची। इसी तरह पीएम आवास योजना के दूसरे चरण में भी एमपी देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में अब तक चालू वित्तीय वर्ष में 1,97,000 आवास मंजूर किए जा चुके हैं और 22,37,000 आवास बन चुके हैं। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या सियासी शक्ति बढ़ाने के मकसद से ये भक्ति राग? चुनाव के पहले इन विधायकों का पूजा पाठ
विधायक संजय शुक्ला अपनी विधानसभा के हर बूथ पर पार्थिव शिवलिंग बनवा रहे हैं, तो विधायक जीतू पटवारी अपने क्षेत्र में बंटवा रहे हैं रामचरितमानस। इस पर बीजेपी का ऐतराज फिर लाजमी था। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि धार्मिक आयोजनों के जरिए राजनीतिक हित साधना सरासर गलत है। इंदौर में इन दिनों कांग्रेस के विधायक धर्म की गंगा बहा रहे हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए कि भक्ति की इस गंगा की दिशा उनकी विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित रहे। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला अपनी विधानसभा के हर बूथ पर पार्थिव शिवलिंग बनवा रहे हैं, तो विधायक जीतू पटवारी घर घर रामचरितमानस बंटवा रहे हैं। असल में पटवारी अपनी राव विधानसभा में रामकथा कराने जा रहे हैं। कथा जुलाई महीने में होगी। फिलहाल कथा के बहाने माहौल बनाया जा रहा है। आमंत्रण के तौर पर बांटी जा रही रामचरितमानस और विधानसभा क्षेत्र में दौड़ रहा राम रथ इसी का हिस्सा है। 24 जुलाई 2022 से 30 जुलाई 2022 तक ये कथा चलेगी, जिसका आयोजन के कार्यक्रम को हमने रामचरितमानस घर घर वितरित कर रहे हैं। और हर घर पे एक प्रोग्राम उत्साह ये है कि आगे रह के लोग रंगोली बना रहे हैं, कोई नृत्य कर रहे हैं, कोई भगवान की पूजा कर रहे हैं। इस आयोजन में आप और हम मिलके सब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राम जी के नाम पे सब कुछ हो रहा है। हम महाशिव पुराण करा रहे हैं, पर रामचरितमानस से राम भगवान को अपने धर्म के को आगे बढ़ाने के लिए हम घर घर पे ये रामायण को वितरित कर रहे हैं। कांग्रेस विधायकों के विधानसभा वार हो रहे ये धार्मिक आयोजन, वो भी विधानसभा वार, सवाल उठना लाजमी। इन धार्मिक आयोजनों को लेकर बीजेपी का ऐतराज, राजनीतिक हित साधने भक्ति का सहारा नहीं लेना चाहिए। जब हम राजनीतिक हेतु से कराएंगे और जब हम आत्मा की गहराइयों से करेंगे, उन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। तो जो भी आध्यात्मिक अनुष्ठान करना है उसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही करना चाहिए। कभी किसी आध्यात्मिक अनुष्ठान को निजी स्वार्थ सिद्धि का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। राम का नाम ले रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि राम जी की शरण में। देखिए, राम जी तो सकल ब्रह्मांड के हैं, जीव मात्र के हैं। हर व्यक्ति उनका नाम ले सकता है। और वो लोग नाम लेने लग जाएं जो शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोले थे, तो राम की कण-कण में जो व्याप्तता है वो स्वयं सिद्ध हो जाती है। जनता से सीधा संवाद संपर्क के लिए जरूरी है उनकी समस्याओं का निराकरण, लेकिन धर्म की राह ऐसी है कि जहां संपर्क भी हो जाता है और समस्याओं के साथ सरोकार के सवाल भी नहीं आते। तभी तो कांग्रेस के विधायक दांव राम कथा और पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का हींग लगे न फिटकरी और रंग भी चोखा वाला दांव पूरी तैयारी से खेल गए हैं। इंदौर में अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ग्वालियर में एक बुजुर्ग महिला की जमीन हथियाने की खातिर फर्जी दस्तावेजों में उसे मृत घोषित कर दिया और जमीन अपने नाम कर ली। अब महिला अपनी फरियाद लेकर एसपी से गुहार लगा रही है। ये 70 साल की नारायणी देवी हैं। पति दीवान सिंह का निधन हो चुका है। नारायणी देवी के 3 बेटे हैं, वो भी जिंदा हैं, लेकिन साजिशन किसी ने फर्जी दस्तावेजों में नारायणी देवी को मृतक घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, इनकी संपत्ति को भी अपने नाम कर लिया है। इसी फरियाद को लेकर बुजुर्ग नारायणी देवी एसपी ऑफिस पहुंची थी। वाणी देख लीजिए, हमें मरे वो घोषित कर दिए और मेरी हड़प ली, मेरी दुकान है सब अपने नाम करा ली, जाने को पटवा रही, भगवान सिंह पटवा रही। नारायणी देवी जिस भगवान सिंह का नाम ले रही हैं, आरोप है कि वही इस पूरे साजिश का मुख्य किरदार है। पूरे फर्जीवाड़े का षड्यंत्र बालीबाई के पति भगवान सिंह ने ही रचा है, जो कि पूर्व में पटवारी भी रह चुका है। दरअसल नारायणी देवी का कहना है कि गोला का मंदिर के पंडित विहार कॉलोनी में उनका 1500 वर्ग फुट का मकान है, जिसके ऊपरी माले पर वो रहती हैं और नीचे दुकान है। ये मकान उनके नाम है, लेकिन बालीबाई ने धोखे से अंगूठा लगवाकर फर्जी वसीयत तैयार करवा ली। कोई बालीबाई और भगवान सिंह नाम का व्यक्ति है, उसने हमारी जमीन मकान अपने नाम करा लिया। माता जी के प्रमाण पत्र मृतक के खसरे में दर्शाया गया। पुलिस को आवेदन दिया है, देखो साहब ने आश्वासन दिया है, काम करेंगे। फर्जी वसीयत में घास मंडी के रहने वाले नन्हे सिंह और चतुर सिंह ने गवाही दी।
नोटरीकर्ता विधा तांबट ने जाली दस्तावेज तैयार कर नोटरी की है। इस साजिश को सफल बनाने और वसीयत में बताई संपत्ति को हड़पने के लिए नारायणी देवी का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराया गया। ग्वालियर निगम से 28 अक्टूबर 2010 को उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बना, जिसमें 5 जनवरी 2001 को नारायणी देवी की मृत्यु दर्शाई गई। इसके बाद संपत्ति का नामांतरण भी 5 मार्च 2013 को करा लिया गया। नारायणी बाई के बेटे आनंद तोमर का कहना है कि एक दिन ऑनलाइन अपनी संपत्ति के खसरे देखने पर पता चला कि संपत्ति के खसरे में मां नारायणी बाई को मृत बताकर बाली बाई का नाम चढ़ा हुआ है। तब आनंद को इस फर्जीवाड़े का पता चला। अब इस मामले में एसपी ने आश्वासन दिया है कि दोषी पर कार्रवाई करेंगे। अभी एक कंप्लेंट आई है, इसमें ये आरोप लगाए गए हैं महिला के द्वारा कि उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर और एक फर्जी वसीयतनामा बनवाकर और फर्जी नामांतरण कराया जाकर और मेरा डेथ सर्टिफिकेट फर्जी कराया जाकर और वसीयत और नामांतरण इन तीनों के ये कराया जाकर और अपने नाम कर ली है प्रॉपर्टी। तो इसमें अभी फ़िलहाल चूँकि हम डॉक्यूमेंट्स का ये भी जाँच कर रहे हैं, जो फर्जी वसीयत है वो क्या वाकई फर्जी है और जो डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया वो कहाँ से इशू हुआ है। अगर वाकई डेथ सर्टिफिकेट, चूँकि ये बड़ा स्पष्ट है कि जब महिला जिंदा है तो क्या इनके द्वारा इसी को आधार बना के किया गया है, इन सब की भी जानकारी हम रजिस्ट्रार कार्यालय से ले रहे हैं। तो अभी इसमें जांच चल रही है, जल्दी इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस जालसाजों की रिकॉर्ड खंगाल रही है ताकि कागजों में मृत बताई जा रही नारायणी देवी को इंसाफ दिलाया जा सके। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। अब कहानी एक महल की, जिसे देखने के लिए सिर्फ देसी ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानी भी आते हैं। ये महल है ओरछा में, जहां कनाडा, अमेरिका, यूरोप सहित दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी पर्यटक आते हैं। वैसे तो ओरछा में देखने के लिए बहुत कुछ है। धर्म, आध्यात्म और भारत की सांस्कृतिक विरासत की खूबसूरत तस्वीर यहाँ नजर आती है। ओरछा को यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया है। ओरछा के पास मौजूद लाडपुरा गांव तो देश के सबसे अच्छे पर्यटन ग्रामों में शुमार किया गया है। विश्व पर्यटन संगठन ने ओरछा के गांव बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड से इसे नवाजा है और देसी विदेशी सैलानी यहां आते हैं। लेकिन आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो है ओरछा के एक महल की। इस महल का नाम है राय प्रवीण महल। 16वीं शताब्दी का यह महल आज भी शान से खड़ा है। इस महल का निर्माण कराया गया था राजा इंद्रजीत सिंह के द्वारा। महल में एक सुंदर बाग भी है। आप महल के अंदर पहुंचेंगे तो आपको एक महिला की अलग अलग मुद्राओं में पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे। इस ऐतिहासिक महल को देखने के लिए देशी विदेशी सैलानी भी यहाँ आते हैं। इसे इंद्रजीत सिंह ने अपने उसके लिए बनवाया था, प्रियदर्शनी के लिए। हाँ। क्या इसके पीछे कहानी है? इसके पीछे ये राज नर्त की थी, कवि और सुंदरता इनमें होती, इस वजह से राय प्रवीण महल है। राजा इंद्रजीत की जो प्रेमिका थी, प्रेयसी थी, उसका महल है और बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है। उससे राजा को प्रेम हो गया था। इसके साथ ही केशवदास जी जो रामचंद्रिका के रचयिता हैं, उन्होंने एक रचना रसिक प्रिया भी लिखी है। उसमें इसका व्यापक उल्लेख है और उसके सौंदर्य का वर्णन रसिक प्रिया में स्वयं महाकवि केशव ने किया है। राजा इंद्रजीत सिंह अपने प्रेमिका राय प्रवीण के लिए ये महल निर्माण कराए थे और कहा जाता है कि राय प्रवीण सिंह संगीत, कविता और नृत्य में पारंगत थीं। दावा किया जाता है कि राय प्रवीण बेहद खूबसूरत थीं। और ये हम जो देख रहे हैं, ये सब जो बाग है, जो बगीचा, वो राय प्रवीण की याद में ही बनाया गया है। ये महल जो हम देख रहे हैं, हाँ, जो इंद्रजीत जी ने उनको सौंपा था। और यहाँ वो कविता भी लिखती थी, कविता का अच्छा शौक था, बड़ी अच्छी कविता लिखती थी और उन कविताओं का उल्लेख और उसके सौंदर्य का उल्लेख स्वयं महाकवि केशव ने किया है। ये हमारे ओरछा के लिए और बुंदेलखंड के लिए बड़ी गौरवपूर्ण बात है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर भी राय प्रवीण से प्रभावित थे और उन्होंने उन्हें अपने दरबार में बुलाया था। हालांकि बाद में वो इस महल में वापस लौट आईं,
इतिहासकारों की माने तो राजा इंद्रजीत और राय प्रवीण की प्रेम कहानी का सुखद अंत नहीं हुआ, लेकिन इस खूबसूरत महल और ओरछा की फिजाओं में आज भी उनकी कहानियां जिंदा हैं। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़।